दिलों की रोशनी है जो मैं राज़ हस्ती पा गया मोहब्बतों के ख्वाब में, रगों में बह रहा हूँ मैं आदाब सह रहा हूँ। This is a vision that I am not seeing happening in any expat desi community, basically. मैं इस बात को समझता हूँ कि हम गुलामी की जो जंजीरें हमारे ज़हनों पे पड़ी हुई हैं, हम उससे अब तक नहीं निकल सके, हालांकि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के शहरी हैं। 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, कोई भी तकरीब हो तो कॉन्सर्ट जनरल करते हैं अपने उसका। सही। लेकिन आप ये देखिए कि कभी भी वो लोग जो हमारे आम लोग हैं उनको उस पर नहीं बुलाया जाता। उसकी वजह यह है कि आम लोगों का तसव्वुर ही नहीं है उनके ज़हन में। कराची के हालात बहुत ख़राब थे, आप लोगों को इल्म में है कि उस दौरान में जो है कराची के बत्ताखोरी थी, बंद बोरी लाशें थीं, वो सारे हमने भुगते देखे। सही। तो एक तकलीफ़ और एक दुख तो था। जो जज्बा है और जो रूह है वही इश्क है ना, जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन चीज़ है लाइफ के अंदर, कि आपको एक ख़ास वक्त दिया गया, उसमें आपने सारे काम करने। Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome to another episode of Tea and Talk. मेरा नाम है लीना शाह और आज मैं बहुत खुश हूँ। तीन खुशखबरियाँ हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली खुशखबरी तो ये कि इस वक्त हम YouTube पे लाइव जा रहे हैं, ये। दूसरी खुशखबरी ये कि हम इस वक्त फेसबुक पर भी लाइव जा रहे हैं, ये। और इसके लिए मैं ख़ास जो है वो शुक्र अदा करूँगी रब का कि हमें दिया उसने सोहेल नवाज़, हु इज़ आवर डायरेक्टर फॉर द पॉडकास्ट एज वेल। और सोहेल नवाज़ जो है वो पिछले कई दिनों से जो है ना कि हम लाइव भी करें, लेकिन लाइव जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाता है और आपकी फीडबैक आती है उसका मज़ा ही अलग होता है। थर्ड खुशखबरी है आज हमारे मेहमान की। इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं, ये जो मेहमान हैं हमारे, इनकी वजह से ये पॉडकास्ट एयर हो रहा है, इनकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, इनकी वजह से ये लाइट्स हैं यहाँ पे, इनकी वजह से दिस इज हैपनिंग। यू गेस्ड इट राइट, द प्रोड्यूसर ऑफ द पॉडकास्ट इज इन द शो विद मी नाउ। इन साहब से मेरी मुलाकात बहुत सारी महफिलों में हुई, बहुत सारी मुशायरों में मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा। उसके बाद मैंने एकदम से उनकी फेसबुक पोस्ट देखी और फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि उनको पॉडकास्ट के लिए एक होस्ट की ज़रूरत है। आई एम लाइक यस, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी आई हैव बीन वेटिंग फॉर। और आई गॉट हिज नंबर, आई डिडंट हैव हिज नंबर, आई गॉट होल्ड ऑफ हिज नंबर और मैंने फ़ौरन से उनको मैसेज किया और अगले दिन जो है वो मैं स्टूडियोज़ में आ गई। स्टूडियोज़ में हमारी मुलाकात हुई और उस दिन से जो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है, ये दोस्ती हर रोज़ जो है वो परवान चढ़ती जा रही है। इन्हीं के ज़रिए मुझे इतनी खूबसूरत टीम के साथ इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला, इतनी ज़बरदस्त टीम के साथ एंड यस वेरी प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास टीम के साथ काम करने का मौका मिला। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी गेस्ड हु वी हैव इन द स्टूडियोज़ विद अस। बहुत ही मायनाज शायर हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी लिखते हैं, इश्क के बारे में लिखते हैं। उनका अंदाज़े बयान जो है उसकी मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि जो उनके लफ्ज़ हैं वो जिस तरीके से पिरोते हैं, जो उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है। यस आज हम उनसे उनकी शायरी भी सुनेंगे। ही इज़ अ वॉलंटियर एज़ वेल, ही इज़ अ कम्युनिटी वर्कर एज़ वेल, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के चेयरमैन हैं और कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए, हमारी कम्युनिटी का टैलेंट सारी दुनिया में इसका चर्चा करने के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो टी एंड टॉक, द वन एंड ओनली बासित जलीली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया। मैं तो कई अरसे से जो है वो कह रही थी कि भाई आपका पॉडकास्ट करना है, बल्कि ये बहुत शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि अब हो रहा है, क्योंकि अब जो है वो इस वक्त हम लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर भी हैं। हमारी ये पॉडकास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मंजिलें तय कर रही है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। बासित जलीली, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, फॉर दिस स्टूडियो। मुझे तो शुक्रिया आपका अदा करना है, मुझे तो शुक्रिया अपनी पूरी टीम का करना है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी मेरा एक ख्वाब है, एक ड्रीम, और मुझे वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर है कि मेरे अंदर तो एक ख़ास शुक्र का जो है एक अंसर मौजूद है, और उसके लिए मैं लीना शाह के साथ साथ जो है सोहेल नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो डायरेक्टर है और जो सारी चीज़ों को अपने लेके चल रहा है।
और सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, तो उसे देख के बहुत खुशी भी होती है, और उसका हम लोग जाहिर है कि हम उसका ओह यस यस यस, सोहेल इज अमेजिंग एंड आई थिंक हमें एक दिन सोहेल की पॉडकास्ट भी करनी चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं मेरे आपसे। एज अ कम्युनिटी लीडर मैं आपसे सवालात करना चाहती हूँ। एज अ शायर बहुत सारे सवालात हैं। एज अ पाकिस्तानी जो कि अपने वतन से इतनी दूर आके अमेरिका में आपने अपनी लाइफ को सेटल किया है, यू हैव बीन अ बिजनेसमैन एज वेल, आपने कम्युनिटी की खिदमत भी की है, आपने शायरी भी लिखी है, किताबें आपकी, लाइक यू कैन सी राइट हियर, दिस बुक इज़ राइट हियर, इश्क समंदर। हम ये हम जो है तरन्नुम में भी सुनेंगे, बहुत कुछ शो में होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कोई भी सवाल करूं, सकूत शब का जिक्र करते हैं। एक इनफैक्ट बासित जलीली की जितनी नज़में हैं, जितनी गज़लें, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी, उनमें आपको, और आप नोट कीजिएगा, आपको खुदी का एक अंसर ज़रूर मिलेगा, और आपको हर नज़म से, हर गज़ल से, हर कलाम से इंस्पिरेशन मिलेगी। बी ओपन योर हार्ट्स टू इंस्पिरेशन फॉर दिस पॉडकास्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपकी नज़म है सकूत शब, आई डू नॉट नो उसका यही नाम है? मैंने शायरी लिखी। मैंने शायरी लिखी। और इसके बाद इनसे पूछेंगे कि कब लिखना शुरू किया आपने शायरी, लेकिन पहले आपकी ये नज़म सुनते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज तो होस्टिंग हमारी लीना शाह के ज़िम्मे है और ये कर रही हैं, तो जाहिर है कि मुझे तो हुक्म मानना ही है इनका। जैसे जैसे मुझसे ये सवाल करेंगे मैं वैसे वैसे जवाब दूंगा। तो इसी किताब से ये नज़्म है कि इसका उन्वान मैंने शायरी लिखी कि सुकूते शब में ख़यालात की रवानी में जो लफ्ज़ मैंने लिखे थे नई कहानी में, मैं ऐसे लफ्ज़ों को पाबंद करने आया हूँ, सुतूर हक़ का मैं तावान भरने आया हूँ। वाह। सुखनवरी की नज़ाकत से हूँ नहीं वाकिफ़, मुनाफिकों की सियासत से हूँ नहीं वाकिफ़, जो मेरे दिल में है उसको कलाम करता हूँ, मैं अपने इश्क को वलियों के नाम करता हूँ। वाह वाह। ये कैसे होगा कि मैं भेड़ियों से डर जाऊँ, मेरी सरिश्त में शामिल है लड़के मर जाऊँ, मैं सीना ठोक के कहता हूँ करबलाई हूँ, मैं हूँ पैगंबर हक अमन का मैदाई हूँ, मैं मंजरों को बदलने की ताब रखता हूँ, मैं अपनी झोली में चंद ऐसे ख्वाब रखता हूँ। लिखारियों का जो मेला है मैंने परखा है, कलम अमानत रब है इन्हें खबर ही नहीं, इन्हें नुमाइशी शोहरत से इतनी रग़बत है राज जुल्म की और वादा सहर ही नहीं। जो मैंने देखा है राह वफा में वो सुन लो, ज़रा सा एक दिया है जो टिमटिमाता हुआ, ये बादो बारह की एक ज़र्फ़ सह ना पाएगा, अंधेरा मौत की सूरत में फैल जाएगा। सो इससे पहले रुके कारवान शेर व सुखन, सो इससे पहले रुके मेरी सांस और धड़कन, कलम की खाई कसम मैंने आगही लिखी, खुदाए बुजुर्ग व बरतर की बरतरी लिखी, ये सारा खेल तमाशा ये ज़िंदगी लिखी, ये बेसबाती लिखी अपनी बेबसी लिखी, सुखनवरी ही तो बासित है मेरा वस्फ़ दिगर, सो मैंने शेर कहा मैंने शायरी लिखी। मैंने शायरी लिखी। वाह वाह, बहुत खूब। जब आप ये पढ़ रहे होते हो, ख़ासतौर पे आज आप भी ये बात नोटिस करेंगे शो में, जब बासित जलीली जो है वो अपना कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो जो ब्रेन है मेरा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों जी। मैं इतने डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स पे महसूस हो रही होती हूँ कि मैं चूज़ नहीं कर पाती कि मैं जो आपने इतना पावरफुल वर्ड्स लिखे हैं, क्या मैं इनको एब्जॉर्ब करूँ, क्या मैं आपकी जो अंदाज़े बयां हैं उसको एंजॉय करूं, आपकी आवाज़ को एंजॉय करूं, या जब पढ़ते हुए आप जो एंजॉय कर रहे हैं उसको मैं उसको एंजॉय करूं। भाई सच्ची बात तो यह है लीना कि मैं अपने जो भी लिखता हूं मैं खुलूस से दिल से लिखता हूं, और मेरी जितनी भी नज़में और गज़लें हैं मैं समझता हूं कि इसमें मेरा कमाल कम है और रब्बे दो जहान का ज़्यादा, जिससे मुझे कलम वदियत की। ब्यूटीफुल। तो मैं लिखता हूँ और फिर इसको मैं पढ़ता हूँ और एंजॉय करता हूँ, तो मुझे खुद भी मेरा एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है इसे पढ़ने में। और मैं पूरे खुलूस से, जैसे खुलूस से लिखता हूँ वैसे खुलूस से पढ़ता भी हूँ yes. तो आपका शुक्रिया कि अगर आप पसंद करती हैं, और जाहिर है क्या है आपके नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। Of course, and we can see how much you love this. I can see how much you enjoy this. और उसके एक आर्टिस्ट को, एक शायर को अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करते हुए देखना और उस एक्सप्रेशन को एंजॉय करना भी एक नेक्स्ट लेवल की एंजॉयमेंट है। मैंने शायरी लिखी, कब लिखना शुरू की? मैंने लिखना, थोड़ा सा हम जाएंगे पीछे की तरफ। मैं
1992 में जो है वो वहाँ से हिजरत करके अमेरिका आ गया था। ओके, फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत, और स्पेशली जहाँ मैं पैदा हुआ कराची से मेरा ख़ास लगाव है, और मैं उस जगह को बहुत मिस करता हूँ। मैं उसकी गलियों को, वहाँ के माहौल को, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हालात तो ख़राब थे ही, उसकी वजह से हम लोग यहाँ वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए। लेकिन दिन ब दिन और हालात ख़राब होते गए, तो वो मुझे एक ऐसे नहज पे लाए जहाँ के मैंने फिर उसके बाद लिखना शुरू किया। और लिखने की वजह ये थी कि शायरी मेरे, आप समझ लें, खून में शामिल है। मेरे फादर लतीफ़ जलीली शायर, मेरे नाना मरहूम नफीस खलीली जो इंडिया का एक बड़ा नाम था, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नज़में लिखी और बहुत उनका नाम है, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं उन्हें। तो मेरे ननियाल से और ददियाल से दोनों तरफ से मुझे जो है शायरी अता हुई। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी पहली नज़म जो है वो मैंने लिखी कराची के बारे में थी। वाओ। मैं इस तरह की नज़में ही लिखता रहा, और मैं पसंद भी करता हूँ कि मैं इस तरह की नज़म लिखूँ जिसमें कोई पैगाम हो, कोई चीज़ हो, उसमें दर्द हो। इरशाद, समझ गए? तो वो इस तरह, वो तो नज़म मुझे याद नहीं है जो मैंने पहली नज़म लिखी थी। ओके। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी नज़में लिखी। ओके, सो लेकिन जो मैंने आपके साथ जो वक्त बिताया है उसमें जो आपका कलाम सुना है, उसमें नज़में और गज़लें जो हैं उसमें इश्क की भी बात है, उसमें खुदी की भी बात है, उसमें बगावत भी है, उसमें रेवोल्यूशन भी है, और आपके मुल्क से जो आपकी मोहब्बत है। अब आपको अमेरिका में बसे हुए कितने साल हो गए? 33 ईयर्स। 33 ईयर्स। लेकिन वो मोहब्बत कम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बढ़ी वक्त के साथ। कि आप दूर हुए तो वो जो कशिश थी और जो एक कसक थी उससे दूर होने की अपने मुल्क से, वो बढ़ गई। बल्कि मैं आपको ना नज़्म सुनाने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो ये कि आम तौर पे तासुर ये है, जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं या इंडिया में हैं और जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तानी या इंडियंस जो है हिजरत करके अमेरिका या यूरोप में आ जाते हैं तो वो बड़े मज़े में हैं। और उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि आपको यहाँ पर हर चीज़ मैसर होती है, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप जो चाहते हैं अचीव करते हैं। और ये अमेरिका जो है दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आने के बाद जब आप नेशनलिटी मिल जाती है आपको, आप सिटीज़न हो जाते हैं, तो आपके जो राइट्स हैं वो एक जो यहाँ पैदा हुआ है उसी की तरह होते हैं। सही। यहाँ मुझे आज 33 ईयर्स हो गए हैं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना कोई कारोबार में प्रॉब्लम हुआ, ना हमें अपनी नमाज़ें परफॉर्म करने में हुआ, ना हमें मस्जिदें बनाने में कोई मुश्किल पेश आई, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ हर चीज़ हमें यहाँ मैसर है और खुला है। लेकिन हमारे लिए एक सोचने का मुकाम ये ज़रूर होता है, हम सोचते हैं कि जब अमेरिका जैसी जगह में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जब वो अपने शहरियों को तमाम सहूलत देते हैं तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्या वजूहत है कि हमें मूव करना पड़ता है? यहाँ पर हम मूव करते हैं, इसलिए मूव करते हैं कि हमें वहाँ नौकरियों का मसला है, बिजनेस करने का मसला है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐसे नहीं, सिक्योरिटी। लेकिन सबसे बड़ा मसला वहाँ जो है वो आपकी अपनी हिफाजत का है, सिक्योरिटी नहीं है। आप उससे परेशान होते हैं और आप ऐसे मुल्कों में चले आते हैं जहाँ पर आपका फूड नहीं होता, जहाँ आपके हम मज़हब लोग नहीं होते, जहाँ आपकी लैंग्वेज नहीं होती, जहाँ बिल्कुल हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट की तरह होती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ आके महसूस करते हैं कि हम एक महफूज जगह पर आ गए। तो ये एक अचीवमेंट होती है लोगों की। लेकिन वो जो दुख है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, अपने मुल्क छोड़ने का, अपनी माँ जैसी धरती छोड़ने का, अपने दोस्त छोड़ने का, अपनी लैंग्वेज, अपने खाने, अपने वो जो हमारी गपशप होती है, जब हम लोग थड़ों पे बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, वो जो है वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं। तो हम बहुत मतलब समझे आपके मजबूरी में है जो कुछ भी है। अगर आज भी लोगों को मौका मिले और उसी तरह की लाइफ जो हम यहाँ गुजारते हैं अगर हम वहाँ गुजार सकें तो ये जो हमारा हक भी है, तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत तकलीफ़ दे और इसलिए मुझे बहुत कुछ लिखने में मजबूर किया। मैं अपने वतन की मोहब्बत में ज़रूर सरशार हूँ, लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ के जो लोग हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत शाकी हूँ और मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुजरिम हैं। मैं ये समझता हूँ। आप क्या बड़े फेमस हैं
अपनी बेबाकी की वजह से जी। आप बड़े फेमस के साथ साथ कुछ लोग नोटोरियस भी कहते हैं कि फिल्टर नहीं है, जो आपके दिल में बात आती है वो आप कह देते हैं। मैंने अभी आपको शेर सुनाया कि जो मेरे दिल में है उसको कलाम करता हूँ, मैं अपने इश्क को वलियों के नाम करता हूँ, वही मैंने आपको सुनाया। तो दिस इज ट्रू, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल है। और बहुत सारे, हर इंसान ऐसा नहीं होता, बहुत चीदा चीदा लोग होते हैं ऐसे जो कि इतने डेयरिंग होते हैं या इतने ब्रेव होते हैं जो कहते हैं कि जो कहना चाहिए और जिस मौके पे जो बात कहनी चाहिए वो कह देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से जिन करप्ट लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो करप्ट पॉलिटिशियंस, वो लोग यहाँ पर आते हैं और इवेंट्स होते हैं हमारी कम्युनिटी में, और वो आ रहे हैं और उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो आपने कहा कि जो हमारे मुजरिम हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जस्ट बिकॉज के वो अमीर हैं, जस्ट बिकॉज के वो किसी उनका स्टेटस डिफरेंट है, वो किसी ऐसे ओहदे पे फाइज हैं कि वो बैक होम इन्फ्लुएंशियल होंगे, लेकिन यहाँ रहते हुए जहाँ पर इतने सारे लोग स्टैंड नहीं लेते, वहाँ पे आई नो कि आपने बहुत दफ़ा ये स्टैंड लिया है। हाँ, मैं ज़रा इस मामले में बदनाम हूँ कि मैं मुंह पे बात कह देता हूँ, और मुझे लगता भी है कि मुझे कहनी चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है, बनता है। देखिए, बात ये है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत करप्शन की, जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं वो उनके साथ तस्वीरें उतरवाते हैं, उनके साथ उनको डिफरेंट डिनर्स करते हैं उनके साथ, और वो फिर तस्वीरें उतरवा के वो फेसबुक पे इधर उधर डालते हैं, और वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि एक बड़े आदमी के साथ तस्वीर उतरवाने का मकसद या उसके साथ एक ताल्लुकात रखने का मकसद ये होता है कि हमारा कद बढ़ जाएगा। आपका कद इस तरह नहीं बढ़ता। कद बढ़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप शायरी करना शुरू कर दें कद बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको जब अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में आप आ जाएंगे, और लोगों की नज़रों में आएंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। लेकिन अगर वहाँ के करप्ट लोग यहाँ आते हैं और आप तस्वीरें उतरवा रहे हैं उनके साथ डिनर पार्टीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो बात इमरान खान कर रहा है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली हम ग़ुलाम हैं, और ये इसके लिए पूरी हिस्ट्री है आपकी। आप अपनी ज़ुबान को अंग्रेज़ी ज़ुबान पे फ़ौक़ियत नहीं देते। आप समझते हैं जो आपकी माँ बोली है वो इन्फीरियर है। कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला, एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाला शख्स जो है, वो आप उसको गर्दानते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा नहीं है। आपको इस सारे झंझट के अंदर जो है वो ट्रैप कर लिया गया है। ये एक्चुअली मेरा कहना है। मैं इस बात को समझता हूँ कि हम ग़ुलामी की जो ज़ंजीरें हमारे ज़हनों पे पड़ी हुई हैं, हम उससे अब तक नहीं निकल सके। हालांकि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के शहरी हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ जो रवैया है हमारा लोगों के साथ, ये मैं आपको बताऊँ, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये सियासतदान है, ये सब जो है ना प्रोटोकॉल के मारे हुए लोग हैं। आप आज देख लीजिए, लोग जो हैं, कोई हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर टाइप का आदमी भी जब रोड पे निकलता है तो वो रोड सारी ब्लॉक कर देते हैं। वो उनके पीछे 5 गाड़ियाँ आगे, 5 गाड़ियाँ पीछे। आप मुझे बताइए, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे सामने बहुत सारे फ्री वेज बने, हमारे सामने बहुत सारी इमारतें बनी, पब्लिक के लिए पार्क्स बने। कभी आपने वहाँ देखा कि कोई किसी का वो वहाँ संग बुनियाद रखा हो, वो आ रहे हों और आके फीते काट रहे हों और कह रहे हों कि ये जनाब नवाज़ शरीफ ने ये जो है बम वो बना दिया है और ये डैम बन गए हैं? ऐसा कभी नहीं है। ये इंजीनियर्स काम करते हैं यहाँ पर, और ये कभी भी नहीं जताते कि हमने ये काम किया है, क्यों? टीम वर्क होती है। हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में बताते हैं कि जी फला चीज़ जो है ना फला आदमी ने बनाई, जैसे कि इंजीनियर्स और वो उन्होंने नहीं बनाई बल्कि उसने बनाई है। तो इस तरह की सोच है। हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए, हर सूरत में निकलना चाहिए। आई डू फील कि हमारे यहाँ जो है वो जो पॉलिटिशियंस हैं ख़ास तौर पे, ना वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझते हैं, और ना ही कभी पब्लिक जो है के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि ये आपके पब्लिक सर्वेंट है, ये आपकी खिदमत के लिए हैं। ये इसलिए नहीं है कि उल्टा जो है वो आप मज़ीद इनको प्रोटोकॉल दें। आपने बात की कि ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ख़ास तौर पे बहुत सारे इवेंट्स में ऐसा होता है और बहुत करप्ट लोगों को दिया जाता है, थिंकिंग जस्ट बिकॉज दे आर पावरफुल एंड दे हैव मनी, सो उनका स्टेटस भी ऊपर हो जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हम बात करें, जो कि ख़ास तौर पे ह्यूस्टन में रहती है, यू आर वेरी सोशल, और बहुत बड़ा आपका हल्का अहबाब है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे जितने मुशायरे होते हैं सर फहरिस्त आपका ही नाम होता है उनमें, और बहुत सारे इवेंट्स आपने ख़ुद भी किए हुए हैं। इस वक्त
ये जो ग़ुलामी की ज़ंजीर जो है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख़ास तौर पे दिमागों पे डली हुई है, इसको तोड़ने का क्या तरीका है भाई? हम अब अगर हम ये सोचते कि चलें उस करप्ट निज़ाम में हैं और जो है इतना जुल्म हो रहा है तो कोई और काम नहीं है, इंसान बेबस है, वो जो है वो बुलडोज हो जाएगा अगर उसने नहीं किया ये, तो अपने आप को फेस सेव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं और रिश्वतें देते हैं, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन यहाँ पर तो वो उन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन है ऐसा होता है, देखिए मैं बताऊँ आपको बात, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, कोई भी तकरीब हो तो कॉन्सर्ट जनरल करते हैं अपनी उस जगह पे। सही। लेकिन आप ये देखिए कि कभी भी वो लोग जो हमारे आम लोग हैं उनको उस पर नहीं बुलाया जाता। उसकी वजह यह है कि आम लोगों का तसव्वुर ही नहीं है उनके जहन में। ये चीदा चीदा लोगों को बुलाते हैं और उस पर लाके तस्वीरें उतरवाते हैं, इसमें फ्लैग सेरेमनी भी होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कभी कंसीडर ही नहीं करते। ये हमारे जो जो इज़्ज़त और एहतराम आम आदमी का होना चाहिए, उसको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम करें तो सबसे आगे इनको बिठाया जाए, इनके साथ साथ बिठाने के साथ साथ इनको पोडियम पे बुलाया जाए, इनके सारी चीज़ें की जाए। ये बहुत जो है ये आम है हमारे साथ। तो वो इंडिकेट करता है, ये जब तक कि हमारे जो लोग हैं, सो कॉल्ड जो हमारे लीडर्स हैं, उनके जहन में ये बात नहीं आएगी कि हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए। हमें लोगों को, वो जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, करप्ट हैं, और आपके सामने यहाँ पे बेशुमार करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत पैसा बनाया और जिन्होंने चाइना कटिंग की, दौलत के अंबार लगाए, यहाँ पर बड़े ठाठ से रह रहे हैं। और उनके साथ फिर वो हलीम पार्टियाँ भी चलती हैं उनकी, और वो हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं। उन्होंने कभी कोई नेक काम थोड़ी करते हैं। अभी पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि जी वो जो है फ़लाँ जगह खाली करा के, जो वहाँ अभी हुआ था एक सानेहा कराची में, वो जो गुल प्लाजा को आग लगी थी, उसको लोगों को जो है वहाँ मूव किया जाए। अरे भाई, जब आप लोग थे वहाँ पर तो आप लोगों ने लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों ने भी तो जुल्म किया। और आज आप यहाँ से बैठ के कह रहे हैं कि जी वहाँ पर फलां काम करना चाहिए, एडवाइस कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि खामोशी से बस जो कुछ आप लोगों ने किया वो तो अल्लाह को आपको उसका ज़ाहिर है कि सज़ा तो मिलेगी डेफिनेटली। बस आप आराम से रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की तो चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं और आम होती हैं, ये तो है। गोइंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन के आपने जब लिखना शुरू किया और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपकी शायरी में भी इस बात का ये अक्स है कि यू आर हर्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ पेन। डेफिनेटली। और सोसाइटी के नॉर्म्स, गुलामाना सोच, ये सारी चीज़ें इसमें एक रोल प्ले कर रही हैं। क्या यही दुख और यही कर्ब थे जिन्होंने कि आपको, आपके हाथ को मजबूर किया कि वो ये सब कुछ लिखना? बिल्कुल ऐसा था। मैं जब 1992 में आया तो कराची के हालात बहुत ख़राब थे। आप लोगों को इल्म में है कि उस दौरान में जो है कराची के बत्ताखोरी थी, बंद बोरी लाशें थी, वो सारे हमने भुगते देखे। सही। तो एक तकलीफ़ और एक दुख तो था, और वो दुख चला आ रहा है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको कोई डर और खौफ नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हम ज़्यादा डीप जा रहे हैं और गिर रहे हैं नीचे नीचे। हमारे यहाँ औरतों के साथ इस्तेसाल होता है, हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, हमारे लोग महफूज नहीं हैं, इवन दो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं। आप लूट लिया जाता है रोड के ऊपर हमारे यहाँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी फंस जाए कहीं तो उसको थानों कचहरी से निकलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर इस तरह का है। तो पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही, फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, जो उसको करना चाहिए सरहदों पे वो सियासत में शामिल है। तो आप ये देखें कि किस तरह हमारे मुल्क को हर तरह से नोचा जा रहा है और किस तरह हम शाहाना अंदाज में जो है वो हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और जबकि अभी हालिया आप देख लें कि सिर्फ उसके ऊपर जो पेट्रोल है उस पर 55 रुपये पर लीटर, जबकि उस कौम का बहुत बुरा हाल है। वहाँ के लोग जो हैं, हम तो जानते हैं इस बात को कि उनको रोटी नसीब नहीं हो रही, और हम आहिस्ता 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 कर्ज़ों के तले दबते चले जा रहे हैं, और उसका जो है वो अगली हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा सारा का सारा। तो एक दुख और तकलीफ़ तो है ना। हम अपनी
वो तो हमारी माँ है ना। सही। अगर हमारी ये भी माँ है, अमेरिका भी हमारी माँ है, इसने हमें पाला पोसा है, हमें बहुत मराद दिए हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया, और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारा वो भी तो मोहब्बत है ना, हमारी मतलब धरती है, माँ है, तो वो दुख में है, तकलीफ में है, तो जाहिर है कि हमें भी तकलीफ है। ओह वाओ, यू आर सो सेंसिटिव, सच अ सेंसिटिव पर्सन। और ये जो तकलीफ, ये जो दुख है, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से, आपके हर एक्सप्रेशन से, आपके हर जुमले से, सिर्फ मैं नहीं देख रही हूँ, इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि ये पेन जो है आप फील करते हैं। एंड यू आर राइट, ये दर्द हर पाकिस्तानी का दर्द है, क्योंकि वो निकल के आते हैं और सोचते रहते हैं कि कभी तो हालात अच्छे होंगे, कभी तो कोई अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। लेकिन हर दफ़ा जब भी कोई भी खबर सुनने, आई एम नॉट सो इन टच विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बट जब मुझे खबरें सुनने का मौका मिलता है, वो खबरें बेटर नहीं हो रही हैं, दे आर ऑलवेज गेटिंग वर्स। और येस, दिस पुल्स एट योर हार्ट, और लगता है कि कोई आपका जो है ना वो कलेजा चीर रहा है कि क्यों नहीं ये हो सकता। और जबकि आप, मैं और जितने लोग ओवरसीज़ बैठे हैं, अब जबकि हम एक ईगल आई व्यू से पाकिस्तानी सोसाइटी को देख सकते हैं, हम मुल्क को देख सकते हैं, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है एक अच्छे मुल्क को चलता हुआ देख के, ये राइट हियर इन द यूएस, तो आपको अंदाज़ा, और दिल उसकी वजह से जो है ना वो कलेजा उस वजह से जलता है। एक शायर को बनाने में वो जो दर्द जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका बहुत हाथ होता है। तो हमने बात की आपकी माँ के लिए, आपकी धरती के लिए, जो आपके दिल में दर्द है उसके बारे में बात की। इसके साथ से हम इश्क के बहुत ज़्यादा रूप हैं, तो हम इश्क के दूसरे रूप की जानिब आते हैं, वो जो एक महबूबा का रूप होता है, जिसको इश्क के मिजाजी भी कहा जाता है। आपकी बहुत सारी जो शायरी है, जैसे कि इश्क समंदर जो है, जिसमें कि आप जिक्र करते हैं कि कि इस समंदर में डूब जाना पड़ेगा, और आप डूब गए हैं। कुछ उस इश्क का हाल भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये जो मेरी किताब है, जिसका उन्वान हमने, जो उसका टाइटल है इश्क समंदर, ये मेरी नज़्म है एक, ये इसमें आपको बताता हूँ मैं। ये नज़्म जो है इश्क समंदर, इसको मैंने लिखा था कराची में, लेकिन जो इसका एलाप था वो मैंने लिखा प्लेन में। ओके, तो वो मैं, अगर आप कहें तो मैं उसको ना तरन्नुम से सुनाऊंगा आपको। डेफिनेटली। तो क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन उसका एक फोक रंग है, पंजाबी का रंग है फोक का। तो वो मैं सुनाता हूँ कि हुन रुत मिलन दी आइए, हुन ठाठा मारे इश्क मियां, वाह, हुन मुक गए जात दे सब झगड़े, हुन कीमें हारे इश्क मियां, हुन उच्चे शिमले आशिकां दे, हुन प्यार होया अनमोल मियां, बास दियां गल्लां सुचियां ने, हुन भेद दिलां दे खोल मियां, ये इश्क समंदर है साइयां, जो डूबा इसमें पार गया, पतवार था तेरी बाहों का, मैं दिल की बाजी हार गया, ये इश्क समंदर है साइयां, मैं रांझा तख्त हजारे दा, तू हीर मेरी दिलगीर मेरी, ये सुंदर सपने अपने हैं और ख्वाबों की ताबीर मेरी, मेरा सारा ही संसार गया, मैं दिल की बाजी हार गया, ये इश्क समंदर है साइयां, जो डूबा इसमें पार गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो डूबा उसमें पार गया, जो डूबा उसमें पार। यहीं से बात शुरू करते हैं जी।
और इस वक्त ऑब्वियसली जो हमारा जो डेमोग्राफिक है, जो व्यूअर्स का, बहुत सारे यंग लोग जो है ना जी हमें सुन रहे हैं 30s में, मिड 30s में जो है, दे आर यंग पीपल। बताए हमें इश्क के बारे में, इश्क आखिर है क्या और इश्क में डूबना क्या है? क्या ज़रूरी है इश्क में डूबना? क्या हर एक को नसीब होता है? क्या इश्क है क्या? इश्क मेरा ख्याल है किसी चीज़ को भी चाहना, उसका पैशन जो होता है वो इश्क होता है। कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप किसी जिस तरह के इश्क मजाजी है कि आपको किसी अपनी किसी लड़की से मोहब्बत हो गई तो वो इश्क के उस पर पहुंच जाए, ज़रूरी नहीं। क्योंकि इश्क जो होता है बेलॉस होता है, उसमें सिर्फ आप जो आपके सामने शख्सियत मौजूद होती है, आप उससे प्यार कर रहे होते हैं और आपका मकसद ये होता है कि आप उसको हासिल करें या ना करें, लेकिन आप उसको देखना चाहते हैं बहुत आराम से, कि वो आराम में हो, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो। और उसका एक मतलब ये एक बड़ा अजीब सा, इसको मैं भी आज तक इश्क को समझ नहीं सका हूँ, लेकिन मैं कोई गोल लिखता हूँ और मैं समझता हूँ कि शायर जो अपने इर्द गिर्द की चीज़ें देख रहा होता है वही लिख रहा होता है। तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के अंदर तो बेशुमार जज्बे हैं, और वो जज्बा जो है वो अपनी औलाद से भी है, अपने बहन भाइयों से भी है, अपने वतन से भी है। तो इश्क जो है उसके तो कई ज़ाविये हैं, कई जहते हैं उसकी। तो वो जो एक मैड पैशनेट लव जो होता है, जिसमें कि आप सारी दुनिया भूल जाते हैं और कुछ और आपको नज़र नहीं आ रहा होता, तो क्या हर एक को नसीब होता है? नहीं, नहीं, हर एक को नसीब नहीं होता। ये जज्बा जो होता है ना, किसी किसी में होता है। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि मोहब्बत जो होती है, इश्क की बात तो हम कर रहे हैं ना, वो तो सेकंड स्टेज पर है। पहले जो है स्टेज पे मोहब्बत है, वो भी, उसका भी तकाजा होता है कि आप उसको सीखें, कि मोहब्बत भी करने सीखनी चाहिए। उसकी अपनी ख़ास उसका प्रोटोकॉल है, उसकी ख़ास रिक्वायरमेंट होती है कि यार मैं इससे अगर मोहब्बत कर रहा हूँ तो मुझे इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। मुझे नखरे नहीं करने हैं, बल्कि मुझे उसका ख्याल ये रखना है कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मोहब्बत का तकाजा ये होता है। अब आप देखें ना, अब हम अपने औलाद से भी करते हैं, अपने माँ बाप से भी करते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है कि माँ बाप को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हो, उनसे मोहब्बत का इजहार इस तरह होता है। तो मोहब्बत की बहुत सारी जहतें हैं इश्क की। और फिर जैसे जैसे आप सीरियस हो जाते हैं और ज़्यादा आप अपनी हर किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, फिर वो इश्क का दर्जा है। और वो तो इश्क, तो मेरा ख्याल है कि उस पर तो बेशुमार लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो इश्क की हम बात करें तो इश्क के बिल्कुल पैरेलल जो है ना, वो इश्क के बिल्कुल पैरेलल जो है ना, वो भी चल रहा है, हार्ट ब्रेक। हाँ, बिल्कुल चलता है, जिसमें धोखा है, बिट्रेयल है। वो फिर इश्क नहीं हुआ ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि धोखा दही जो होती है वो तो फिर इश्क नहीं हुआ ना, वो तो एक बहरूपिया का एक बहरूप बदला हुआ है आपने। वो मेरा एक शेर भी है कि इरशाद, वो है कि इंतहाए शौक से रखा गया पहला कदम। वाह वाह। इंतहाए शौक से रखा गया पहला कदम, सरजमीने तूर सीना में हुआ जैसे जन्म। वाह। और एक कबाए शातिराना आशिकी के भेस में, जो आपने बात की ना, वो यही है कि एक कबाए शातिराना आशिकी के भेस में फिर उधेड़ा मैंने उसको और निकाले पेचो खम। वाह। है, तो वो यही है कि मैंने उसको उधेड़ा और उसमें से पेचो खम निकाले। क्योंकि जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो लोग आ जाते हैं आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है तो फिर वो एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये तो कोई मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं थी और कोई चाहत नहीं थी, एक उनका एक इरादा था, एक कोई चीज़ हासिल करनी थी, उन्होंने किया, एजेंडा था, उस एजेंडे पे चले और वो बात ख़त्म हो गई। और जब आपकी ज़रूरत नहीं रही तो फिर आप आउट ऑफ स्क्रीन भी हो गए और ये आउट ऑफ माइंड भी हो गए। ओके, सो एक अगर हम एक तरफ आर्ट को रखें और एक पैमाने में, और एक पैमाना नहीं रख रहे, हम एक तरफ आर्ट को रखते हैं, एक तरफ हम साइंस को रखते हैं, तो जो आर्टिस्ट है, जो शायर है, जो लवर है, वो ये कहेगा कि ये तो इश्क है और ये सदियों से होता आ रहा है और इतनी कहानियां हैं और इश्क में ये करना चाहिए,
एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, वो कहेगा ये तो एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है आपकी। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स हैं, इट्स एन इंस्टिंक्ट, आपको अपने पेरेंट्स से प्यार होगा, बच्चों को प्यार हो, परिंदों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। आपको ज़िंदगी में एक कंपेनियन भी चाहिए, एक मेट भी चाहिए जिसके साथ आप अपना घर बसाएं, अपनी ज़िंदगी बसर करें, उसके साथ आपके साथ एक कंपेनियन हो ताकि आप बिल्कुल अकेले ना हो। तो वो साइंटिस्ट बोलेगा ये सब कुछ साइंटिफिक है, इसका इश्क विश्क से क्या ताल्लुक है? तो वही इश्क तो वही होता है ना कि जब आपको, देखिए आपको असल में लाइफ तो अल्लाह ताला ने दी है ना, वो तो उसके अंदर तो पूरी साइंस है। आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैसेज मिल रहा है ब्रेन को, ब्रेन ऐसा कर रहा है, कोई एक चीज़ अंदर है जो ब्रेन को जो है वो आपका जज्बा और आपकी वो आपको ब्रेन को एक मैसेज दे रहा है कि कोई चीज़ जो अच्छी लग रही है आपको, तो वो आखिर एक अंदर कोई जज्बा है ना, जो जज्बा है और जो रूह है वही इश्क है ना। उसी के तहत तो आप वो करते हैं ना। आपका ब्रेन कोई मैसेज, आप ब्रेन को मैसेज देते हैं कि आपने किताब अगर ये उठानी है हाथ से, तो आपने ब्रेन को मैसेज दिया तो ब्रेन ने ये किताब उठाई है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके अंदर एक जज्बा है जो अल्लाह ताला ने वदियत किया है आपको, तो उसके तहत ही तो आप प्यार करते हैं ना। ब्यूटीफुली सर। तो आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आखिर इश्क है क्या। इट इज अ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। अगर इश्क में धोखा का चांस ना होता, यानी कि जो भी इश्क करता उसको इश्क मिल जाता, कभी भी उसके साथ धोखा नहीं होता, तो क्या हम इंसानों को इश्क करने का इतना ही मजा आता, या हमें मजा इसलिए आता है क्योंकि नहीं, इसमें मेरा रिस्क ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वो लोग जो कि इर्रेगुलर सरफेस पे चलते हैं, उनको मज़ा आता है रेगुलर सरफेस पे चलने का, क्योंकि उनको पता होता है, कंपैरिजन होता है उनका। जो लोग दुख दर्द से गुजरते हैं तो उनके अंदर वो जब उनको सच्ची बाकी मोहब्बत मिलती है तो फिर वो उस बात को रियलाइज़ करते हैं। और जो दुख दर्द है, जो तकलीफ़ हैं, वो आपको ना मजबूत बनाती हैं और आपको डिफरेंट अंदाज में सोचने का मौका देती हैं। आदमी सोचने लगता है, बहुत सारी चीज़ें समझने लगता है। वो तकलीफ़ें, अगर आपकी लाइफ बहुत सीधी सिंपल सी हो, आपने सुबह उठ के नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है और ये करना है, फिर काम पे चले जाना है, और कोई इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो आपको नशेब व फराज नहीं होंगे, तो फिर आप समझिए कि वो लाइफ का नाम मज़ा है। सही है। मज़ा तो जब है कि जब आपको ये सारी चीज़ें मिले और फिर उसके बाद आप किसी स्टेज पे जाके कहें कि हाँ मैंने कुछ किया। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि देखिए वक्त जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन चीज़ है लाइफ के अंदर, कि आपको एक ख़ास वक्त दिया गया, उसमें आपने सारे काम करने। ठीक है। अगर आप 75 साल 80 साल की उम्र में खड़े होकर सोचें कि यार मैंने तो पूरी लाइफ गुजारी है और बड़ी सादगी से गुजारी है, ना मैं किसी के काम आया, ना मैंने कोई काम किया, मुझे अल्लाह ताला ने शायरी भी अता की थी, मैंने कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं, और मैं आम एक रूटीन में रहा, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक पछतावा होगा। तो मैं तो आप लोगों को सबको ये मैसेज दूंगा कि भैया हार्ड लाइफ गुजारें और स्ट्रॉन्ग रहें और लोगों के काम आएँ। आप यकीन करें उसका मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट है। किसी की, देखिए आपको यहाँ एक और मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद आपके जहन पे और आपकी बॉडी पे एक अच्छा तासुर आता है। सही। केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन आप किसी को मार के, थप्पड़ मार दें किसी को आप, या उसको बुरा भला कहें, उससे लड़ने लगे, तो आपका सांस ऊपर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। राइट। और वो तो एक मिसाल तो और भी है जो मैं देता हुआ झिझक रहा हूँ, लेकिन दे देता हूँ कि जब दो कुत्ते लड़ते हैं तो आप उनको देखें, उनकी रालें बहरी होती हैं। सही है। तो लड़ाई झगड़े से ना इज्तिनाब बरतें, मोहब्बत और प्यार और खुलूस को जो है अपना वो बना लें अपनी लाइफ का हिस्सा। तो मेरा ख्याल है, और मेहनत को और खिदमत को अपना हिस्सा बनाएं, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है अच्छी लाइफ गुजारना। आपने मेहनत और ख़िदमत की बात की, तो मैं इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के बारे में बात करना चाहूँगी। और मुझे बताइए कुछ कि ये इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कब आया आपके दिमाग में? आई नो कि आपने और इतना काम आपने ऑलरेडी किया है, और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद दिस मैन, एंड जो ये अपने, और अभी ये अपने पूरे ख्वाब बताते नहीं है, सिर्फ आपको जांचना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। तो इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी किस तरीके से
ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया, आपने कैसे बनाया, फिर ये स्टूडियो कैसे बना, और आगे अगर आप अपने को ख्वाब शेयर करना चाहें। असल में हुआ ये कि जब मैंने मैंने शेर लिखना शुरू किए और थोड़ा बहुत मैं लोगों के दरमियान में आ गया, लोग जानने लगे मुझे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमें उर्दू पोइट्री के लिए काम करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं, जो अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं, वो ज़्यादातर उर्दू नहीं जानते, उर्दू बोलते नहीं हैं, उर्दू लिखते नहीं हैं, वो आपस में बात करते हैं अंग्रेज़ी में। तो कोई एक ऐसा मैं चाह रहा था कि एक ऐसा काम किया जाए कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को राग़िब करें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैंने कुछ मुशायरे स्टार्ट किए और एक बनाई तंजीम, उसका नाम था बज़्म यारान सुख़न। उस पर हमने काम किया, बाहर से लोगों को बुलाया, अच्छे अच्छे मुशायरे किए। तो उससे हमें महसूस हुआ कि हमारे जो लोग थे, यहाँ पर जो लोग थे, उनको एक अच्छा एन्जॉयमेंट मिल गया, उनको एक अच्छे एंटरटेनमेंट मिल गया कि वो एन्जॉय करते थे आके बहुत। फिर वक्त के साथ साथ मेरी सोच भी बढ़ी कि भाई हमें एक ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ हमारे लोग आके बैठें, चाय पिएं, शायरी हो, कैरम खेलें, वो करें। तो उसके लिए मैंने हाईवे 6 पे एक जगह ली। एक बैंक था जो मुझे रेंट पे मिल गया, उस पर 5000 स्क्वायर फीट का। यहाँ के लोग सब जानते हैं इस बात को। तो वहाँ हमने किया। वो फिर नहीं चल सका इसलिए कि उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत थी, और हमारी कम्युनिटी के लोग तो आप जानते हैं किस किस्म के हैं, वो नाच गाना ज़्यादा नहीं पसंद होना करते हैं। चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लीज़ चेंज दैट, प्लीज़ वॉलंटियर करें। और कम्युनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लीज़ हेल्प देम प्रॉस्पर। नहीं, सॉरी, हमारे मैं यही इंटरप्ट मैं नहीं करना आपसे चाह रही यही थी, बात बड़ा मैं आपसे ज़रूरी है। कहना चाहता हूँ कि हमें जो है सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। इवन दो हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी ज़ुबान सीखें, हमारे बच्चे जो हैं अपने कल्चर को ना भूलें, अपनी रिवायतों को ना भूलें, वो भी हमारे साथ आके खड़े नहीं हुए। क्योंकि खड़े होने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, और वो करना नहीं चाहते। वो समझते हैं, आम पाकिस्तानी का ये ख्याल है कि वो एक बड़े अच्छे घर में रह रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, उसके बच्चे जो है अटर्नीज़ हैं, उसके बच्चे डॉक्टर्स हैं, वो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको उनकी एक अचीवमेंट उनकी पूरी हो गई, उन्होंने बड़ी शानदार लाइफ गुजारी है। बड़े बड़े आपको यहाँ पर लोगों के महल नज़र आएंगे, बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया होगा, सवाए ये कि वो $1-1 लाख दे देते हैं। अगर वो गाने बजानों का सिलसिला हो और बाहर से लोग आए हों तो बड़ा हंगामा होता है, कवालियाँ हो रही हैं, उस पर लाखों रुपए लुटाए जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाला है उसको उनको समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली। वो जो है, मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं यहाँ एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करूँगा, और वो है आगा खान फाउंडेशन, कि वो लोग, उनके पास अपनी जगह भी है, उनके वो बनाते हैं बाकायदा, अपने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनके यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। राइट। लेकिन उनसे हटकर जो हमारी कम्युनिटी है, उसको ये मेरा ख्याल है शऊर नहीं है। आई एग्री। हाँ, ये ऐसा है। तो हुआ ये कि फिर मैं इस तरफ आ गया। जब हमने वो किया, फिर मैंने सोचा ये कि अब जो दौर है वो तो है डिजिटल दौर। हर चीज़ जो है वो यूट्यूब पे है, वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो टिकटॉक है, लोग देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा स्टूडियो बनाएं, और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने सोहेल नवाज़ का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लीना शाह का। मैं उसके अलावा हमारे और प्रोग्राम्स हैं, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं तारिक शफ़ी साहब, वो हॉलिस्टिक डॉक्टर हैं, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपनी जो हमारा जो है ये सारी चीज़ें हम अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो लेके जाएं लोगों तक, लोग उसे देखें, और अगर वो चाहें तो हमें ज्वाइन करें, और अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपका, अगर आप देखते हैं, ये काफ़ी है हमारे लिए। No, I really appreciate it. This is a vision that I am not seeing happening in any expat Desi community, basically. And this is a very futuristic vision, because मुझे innovation, I love innovation. बिकॉज जब तक आप इनोवेशन करते रहेंगे तब तक आप रेलिवेंट रहेंगे। बिकॉज अगर आपने इनोवेशन नहीं की तो आप रेडियो पाकिस्तान बन जाएंगे। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे को यूज़ करते हुए जो कंटेंट है और हमारी कम्युनिटी की जो वॉइसेस हैं वो इस दुनिया तक पहुंचाई जाए। एंड आई थिंक टी एंड टॉक, ये पॉडकास्ट और इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का ये जो स्टूडियो है, दिस इज़ डूइंग एन अमेजिंग, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग।
They're doing an amazing job and this is just the beginning. And I know कि आपका जो है इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी शायरी और आपका एक व्लॉग है, उसके बारे में भी बताइए कि डेफिनेटली मुझे उसका जो है आइडिया क्या हाँ है एंड व्हाई डू यू डू इट और क्या होता है उस व्लॉग के अंदर। हाँ उसमें हमने ये कर रहे हैं कि अभी तो मैं जो अपनी मेरी पोइट्री है जो मैं लिखता हूँ, नज़में गज़लें वगैरह, उसको हम डाल रहे हैं, उसको हम वीडियो कर रहे हैं, वीडियो करने के बाद डालते हैं और बहुत अरसे से मैं डाल भी रहा हूँ। मेरी तकरीबन जो मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल है बासित जलील ऑफिशियल, उस पर तकरीबन 100 के करीब मेरी नज़में गज़लें मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद हम और ही बना रहे हैं, सोहेल जो है वो बनाता है मेरी नज़में गज़लों के साथ, राइट। तो वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर करता हूँ। पाकिस्तान पे भी मैंने जो हुआ था मज़ारी का, हमारे उसके हस्बैंड और उसका जो 2 वकील हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके ऊपर मैंने बनाया था। बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस तरह की पॉडकास्ट भी बनाए जाएँ और जो मेरा हिस्सा है वो मैं उसमें डालूँ। ये मेरा है एक नो दैट इज़ ब्यूटीफुल और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी तो है। यस ये बहुत ज़रूरी है। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सबसे ज़रूरी पहले है। तो जहाँ पर भी जुल्म हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और somebody like you जिन्होंने ना सिर्फ खुद आवाज़ उठाई है बल्कि अपने इर्द गिर्द ये पूरी फैमिली आपने जो बना ली है, जिसमें मैं, सुहेल और बाकी सारे हमारे पॉडकास्ट होस्ट शामिल हैं। आई हैव टू आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी नहीं कि ये बहुत मेहरबानी, बड़ा काम मेरा है। हाँ मैं समझता हूँ कि अगर मैं जो मेरी सोच है, जो मेरा प्लान है, जो मेरा मिशन है, अगर मैं उसका 25% भी अचीव कर गया तो मैं समझूंगा कि मेरी जीत हो गई, क्योंकि मेरे ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं और मैं बड़े ख्वाब भी देखता हूँ। वाओ। लेकिन मसला ये होता है कि मेरे साथ जो हैं चलने वाले लोग बहुत कम हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा कि इन्हीं हमारी इसी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है मेरे इस कारोबार में शामिल होंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे एक और दोस्त हैं जो कि डॉक्टर हैं, साइकार्टिस्ट हैं, उनका नाम है खुर्शीद ज़ुबैरी साहब। वो इंशाल्लाह हमें बहुत जो है उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन वो अभी फंक्शनल नहीं हुए। इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएंगे तो हमारे साथ कुछ लोग आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा ग्रो करेंगे। दैट्स अमेजिंग। और इस बात का यही मतलब है कि यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो आइए आके अपना पॉडकास्ट शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन कल्चर, इन लैंग्वेज, इन पोइट्री, आइए और आके शामिल होइए। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड लाइक बासित जलीली सेड के इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड मेरी दुआ ये है कि आपके 25% नहीं, आपके 125% ख्वाब जो है वो पूरे हो। ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। यस यस। और एक आपने जो अपनी बहुत रिसेंटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, रिसेंटली एक नज़म लिखी है और आज अभी तक मैं सिर्फ 2 दफ़ा सुन चुकी हूँ और दोनों दफ़ा आई वॉज इन अ ट्रांस एंड यू विल बी टू। प्लीज आप वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यस आई नो आपकी ये जो रेड डायरी है अच्छा मेरी जो है ना वो एक अजीब सी मंतक है, वो ये है कि जो रेड डायरीज होती है ना वो बड़ी ही मतलब अभी तक मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं भी डायरी लिखती हूँ, तो जब जब मेरी डायरी रेड डायरी रही है ना तो मैं अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ गई हूँ यूजिंग दैट। इस रेड कलर का कोई पैशन से और जुनूनियत से कोई ताल्लुक है ज़रूर। बहरहाल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी लिख देता हूँ कोई चीज़ भी, लेकिन फिर सारी नज़मों को, गज़लों को, इनको मैं पाइल अप करता हूँ एक डायरी में। अभी मैंने ये कर लिया है, ये रेड कलर की है, ये एक नोटबुक है, लेकिन इसके बाद इसको मैं एक और उसमें जो है उसमें फाइनल करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो इसका नज़्म का उन्वान है रगों में बह रहा हूँ मैं। और ये बिल्कुल ताज़ा नज़म है। हाँ ताज़ा है, फ्रेश फ्रॉम द तंदूर। ये अभी कहीं पब्लिश नहीं हुई है। नहीं कहीं नहीं। ओके। तो नज़म का उन्वान रगों में बह रहा हूँ मैं कि अजब कलाम यार है कि इस कदर है पुरअसर हर आँख अश्कबार है। वाह। हुई है दास्तान इश्क कुछ इस तरह से बयां कि दिल के तार छेड़ती हुदूद जां तक आ गई। महक 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 धनक 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 ज़मीं से आसमां तलक कह कशां बकह कशां कि जी उठा है अंग अंग। सिसक रहे थे फूल जो खुशी से इस तरह खिले कि खुशबुएं बिखर गईं कि फासले सिमट गए। बिखरती खुशबुओं के संग
सुरों में ढल रही है जो कली कली गुलाब की, दिलों में पल रही है जो किरण सी आफताब की। और कहीं किताब यार में सऊबतों का जिक्र है, बहुत कड़े हैं इम्तिहान मोहब्बतों का जिक्र है। वाह। कलम बराए जिंदगी, कलम अदाए बंदगी, वाह। कलम की नोक में छुपी है हस्त की निशानियां, है साजिशों के जाल में बुनी हुई कहानियां। वाह। बिलाशुबा ये जिंदगी हसीन इम्तिजाज है कि दौर बेनवाई में वफा का रंग और है, सज़ा ज़रा है मुख्तलिफ जज़ा का रंग और है। वो चाहतों सी जस्तजू कमाल थी वो गुफ्तगू, कहीं पे लफ्ज़ थम गए ज़ुबान चुप सी हो गई, सो दिल गवाह बन गया कि बोलती निगाह ने वो दुख बयान कर दिया। वाह। वो बेबसी की राह में कोई पुकारता कि सुन ठहर ज़रा, ठहर तो ले, मैं आईना फरोश हूँ, मैं तेरे शहर का मकीन, जुदा न कर तू अब मुझे खुदाब अपनी ज़ात से, कि इश्क हासिले जुनूं, कि इश्क मायाए जहाँ, कि इश्क के दयार में रवां है बहरे बेकरां, मैं ढूंढता हूँ वो निशां, सवाल में जवाब में, नशेब में फराज में, वो सुर्ख से गुलाब में, दलील ज़िंदगी है जो, दिलों की रोशनी है जो, मैं राज़ हस्ती पा गया मोहब्बतों के ख्वाब में, रगों में बह रहा हूँ मैं, आदाब सह रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। और इस नज़म में कितने 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 नशेब व फराज हैं, कितने पेच व खम हैं, और कहाँ कहाँ से आप लेकर हमें एंड में कहाँ तक ले आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। मैं फ्रॉम एवरीबडी जो कि ये सुन रहे हैं और इससे अफेक्ट हो रहा है, सबकी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने लिखा और आपने शायरी लिखी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो आप मच। लोगों का भी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का, कि आपने कम से कम इस बात को समझने की कोशिश की है, एक शायर की शायरी को समझने की कोशिश की है। ये भी जो होता है किसी भी शायर के लिए एक एज़ाज़ की बात होती है कि उसको लोग समझने वाले मौजूद हैं। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बासित जलीली आज के हमारे मेहमान, ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट टी एंड टॉक। मेरा नाम है लीना शाह एंड द डायरेक्टर फॉर द शो सुहेल नवाज। सुहेल, आज हमने लाइव किया यूट्यूब एंड फेसबुक पर भी, एंड आई थिंक सुहेल के फेस के एक्सप्रेशंस मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि ही इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द होल ट्रांसमिशन। ग्रेट। अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगी। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए एंड द पॉडकास्ट टी एंड टॉक ट्वाइस अ वीक सब्सक्राइब कीजिए। जी, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। खुदा हाफिज।